I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रतीक राय। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया जा चुका है। संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है और अब यह विधेयक कानून बन चुका है। यानी कि देश में अब परीक्षा पारदर्शी होगी, परीक्षा में विश्वसनीयता आएगी और अगर किसी ने परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार ने दावा किया है कि ये सिर्फ नीट के लिए नहीं है, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें अब धांधली नहीं हो पाएगी और अगर किसी ने धांधली करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो करोड़ों अभ्यर्थियों का भरोसा उठ गया था परीक्षा से, क्या वो वापस आ पाएगा? क्या ज़मीन पे ये कानून लागू हो पाएगा? इस कानून में क्या क्या प्रावधान है, सजा के लिए क्या प्रावधान है और ये कानून पुराने कानून से कितना अलग है, कितना बेहतर है? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहें। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में जब इस दफा मॉनसून सत्र का आगाज हुआ तो सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई और हंगामा भी इतना कि सत्र का पहला सप्ताह लगभग पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक और कई अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर आक्रामक रहा। इस बीच जब मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का आगाज हुआ तो हंगामा थमा और संसद से कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आईं। मॉनसून सत्र में दो ऐसे बिल पास हुए जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक बिल जो लाखों युवाओं के भविष्य की रक्षा का दावा करता है, तो दूसरा बिल जो राष्ट्र के सम्मान को कानूनी कवच देने की बात करता है। लेकिन बात पहले उस बिल की जिसने लाखों छात्रों को ये गारंटी दी कि कोई भी अराजक तत्व अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचेगा। दरअसल मॉनसून सत्र का पहला सप्ताह हंगामेदार बीतने के बाद केंद्र सरकार ने सत्र के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही पेपर लीक पर सख्त कानून वाला बिल सदन के पटल पर रख दिया। सोमवार को एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल को सदन के पटल पर रखा। बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित हुआ, लेकिन चर्चा में 9 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। करीब 9 घंटों की गहन चर्चा के बाद बुधवार को लोकसभा से एंटी पेपर लीक पास हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में हाँ की ध्वनि मत के साथ बिल पास होने के बाद इस पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल को प्रस्तुत किया और गुरुवार को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion is moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. संसद के दोनों सदनों से पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल यानी एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद अब ये बिल कानून भी बन चुका है और देश भर में लागू भी हो गया है, क्योंकि इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये एंटी पेपर लीक कानून देश में पेपर लीक पर कैसे लगाम लगाएगा और इसमें क्या कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई भी अपराधी पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसके ऊपर 5 साल से 10 साल तक की जेल पर सख्त सजा का प्रावधान है। वहीं जुर्माने की अधिकतम सीमा भी
10 करोड़ तक तय की गई है। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब अधिकतम 10 साल तक की जेल और दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यही नहीं, अगर पेपर लीक के कारण री एग्जाम कराना पड़ा तो उसका पूरा खर्चा भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। एआई की मदद से नकल करना, परीक्षा प्रणाली को हैक करना, ऑनलाइन पेपर सेंड करना और साइबर फ्रॉड भी इस कानून के दायरे में आएगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, तकनीकी कंपनी या किसी अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सामान्य नकल या अनुचित साधनों पर 5 से 10 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं जांच एजेंसियों को पूरा मामला 60 दिनों में निपटाना होगा। विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे की सुनवाई 3 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। हाई कोर्ट में अपील भी समयबद्ध तरीके से निपटाई जाएगी। ये कानून संघ लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनटीए जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी प्रमुख परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई, सीयूईटी आदि पर लागू होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग राज्यों में हुई पेपर लीक की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने इस बार तय किया कि अब लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेरने वाले अपराधियों की सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि पूरे संगठित नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई भी होगी। लिहाजा नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से मोदी सरकार एंटी पेपर लीक बिल लाई, जो अब कानून बन गया है। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हुआ। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ। यही नहीं, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने हाल में ही एक हाई लेवल टास्क फोर्स भी गठित की थी, जिसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया था। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिस 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है और इसके अध्यक्ष दिग्गज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी बनाए गए हैं। ये 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स भारत में होने वाली हर परीक्षा और उसकी प्रणाली पर नजर रखेगी और उसे बेहतर बनाने के सुझाव दिया करेगी। इसके अलावा ये टास्क फोर्स एआई और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से परीक्षा सुरक्षा बढ़ाने के भी सुझाव देगी। डिजिटल एन्क्रिप्शन और सुरक्षित पेपर वितरण प्रणाली विकसित करेगी और ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित बनाएगी। छात्रों के हित में लिए गए मोदी सरकार की ये कदम इस बात की तस्दीक है कि अब सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं।
लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर सरकार को परीक्षा सुधार के लिए इतने सख्त फैसले क्यों लेने पड़े और क्यों संसद के इसी सत्र में सरकार को एंटी पेपर लीक बिल लाना पड़ा। तो इसके पीछे बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा 2026 का पेपर लीक मामला है, जिसके बाद मोदी सरकार ने कई सख्त कदम उठाए। दरअसल 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित नीट परीक्षा 2026 में करीब 22 लाख छात्रों ने पेपर दिया था। पेपर देकर जब छात्र घर आए तो उनके सामने पेपर लीक की शिकायतें आईं, जिसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोदी सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए और संबंधित एजेंसियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा सौंपा। जांच एजेंसियों ने शुरुआती जांच में पाया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। इसके बाद परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर दी और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निःशुल्क री एग्जाम कराने का फैसला लिया। इस बीच छात्र परीक्षा रद्द होने से नाखुश थे और री एग्जाम के बावजूद भी छात्रों का विरोध जारी रहा और पेपर लीक पर स्थायी रोक लगाने के लिए मोदी सरकार पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल लेकर आई। ताजा स्थिति ये है कि ये बिल अब दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून भी बन गया है। बता दें कि छात्रों की मांग पर मंथन करने के बाद जब केंद्र सरकार ने ये एंटी पेपर लीक बिल सदन में चर्चा के लिए पेश किया तो इस पर पक्ष विपक्ष के बीच टकराव भी खूब देखने को मिला। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने जहां पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो सरकार ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हुआ। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनडीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है। फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इसके अलावा लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर जारी चर्चा के दौरान एक वाकया ऐसा भी हुआ जिससे सदन का तापमान काफी हाई हो गया। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में भिड़ गए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। तमाम नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर एक कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको
करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। वहीं सदन के भीतर एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान उस वक्त भी तापमान बढ़ गया जब पेपर लीक से जुड़े बिल पर बोलते बोलते विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर सियासी टकराव जैसी स्थिति बन गई। पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए और हंगामे की स्थिति बन गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दखल के बावजूद भी मामला शांत नहीं हुआ और सत्ता पक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान पर कैंची चलाने की मांग के साथ राहुल के बयान के विरोध में खड़ा हो गया। उन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया, शब्द नम्रतापूर्वक नोट करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी की असंसदीय टिप्पणी का बीजेपी ने विरोध किया तो विवादित शब्द को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। वहीं इन सबके बीच जब राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों पर कथित बल प्रयोग को लेकर सवाल खड़ा किया तो उस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने करारा पलटवार किया। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। बता दें कि पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की ओर से की गई अनपार्लियामेंट्री टिप्पणी का विवाद केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहा है। राहुल गांधी की अनपार्लियामेंट्री टिप्पणी पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ स्पीकर से शिकायत की और विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। अनुराग ठाकुर ने ये नोटिस 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा, जिसमें 29 जुलाई 2026 को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनकी बात मैं नहीं करता, हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में पेश करेंगे। मैं श्री राहुल गांधी के एक एक शब्द मैंने सुने, उनकी भावभंगिमा देखी। मैंने दावे से कह सकता हूँ कि उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं जो आपत्तिजनक परिवार करने की भाजपा के लोग ये सब अपने कर रहे हैं, सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी रहेगा, राहुल गांधी अपने प्रयास में जो लगे हुए हैं और जितने मुद्दे हैं वो तेजी से उठा रहे हैं, उसको तेजी से अपने वाले। लेकिन आज राहुल जहां एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन की नोटिस को कांग्रेस खेमे के सांसद सिरे से नकार रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को संसद में इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्दों को लेकर लगातार सवालों के कटघरे में घेर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता सदन के अंदर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं और मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223
और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं। प्रियंका जी अंदर मीडिया को पालतू कह देती हैं। बाहर आकर राहुल गांधी जी मीडिया को कहते हैं कि आप बीजेपी वाले हो, और देश की पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये एक ऐसा परिवार और पार्टी है जो अहंकार से भरा हुआ है। 12 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद संवैधानिक संस्था तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उनको बदनाम करना, लोकसभा के स्पीकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग करके इडियट बोल देना और इडियट जैसे बिहेव करना। इस तरह की जो कार्यपद्धति और इनके काम करने का तरीका है, ये दिखाता है कि अहंकार में आज भी एक परिवार जी रहा है और उसका दंश ये पार्टी झेल रही है। हालांकि राहुल गांधी की टिप्पणी को संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया है, लेकिन इन्हीं टिप्पणियों को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब निगाहें 3 अगस्त पर होंगी, जब संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होगी, जहां देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ती हैं या फिर उन्हें इस मुद्दे पर किसी तरह की राहत मिलती है। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदनों से गहमा गहमी के बीच पेपर माफियाओं पर नकेल कसने वाला बिल पास होने के साथ साथ इस मॉनसून सत्र में एक और ऐतिहासिक काम हुआ है, जो सीधा राष्ट्र सम्मान से जुड़ा है। दरअसल इस सत्र में कुल 2 बिल पास हुए हैं, जिसमें पहला तो एंटी पेपर लीक बिल है, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर संशोधन बिल यानी वंदे मातरम बिल। अब बात इसी दूसरे बिल की, जो दोनों सदनों से पास हो चुका है। वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन का वो गीत जिसने करोड़ों भारतीयों के अंदर देशभक्ति की अलग जगाई, अब उस विधेयक को संसद में मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक में क्या खास है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या असर होगा, खासतौर पे युवा पीढ़ी में इसका क्या असर होगा, इसको जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। विपक्ष के हंगामे के बावजूद दोनों सदनों में वंदे मातरम बिल पास हो चुका है। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा से विधेयक पास हुआ। बता दें कि वंदे मातरम बिल को सबसे पहले बुधवार 29 जुलाई को राज्यसभा से इजाजत मिल गई थी। इसके बाद इस बिल को 30 जुलाई को लोकसभा ने भी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई है। विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है या उसके गायन को रोकता है या किसी सभा में बाधा डालता है, तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। दोहराए जाने वाले अपराध में न्यूनतम 1 साल की कैद का प्रावधान भी है। ये बदलाव 1971 के मौजूदा कानून में किया गया है, जिसमें पहले राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान को सुरक्षा मिली हुई थी। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण के मामले में जन गण मन राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा मिलेगा। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। बता दें कि वंदे मातरम से जुड़े बिल को जब गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया, तो इस बिल पर चर्चा के दौरान तीखी बहस से सदन का तापमान बढ़ गया था। विपक्ष ने जहां बिल की मुखालफत में सदन में जमकर हंगामा किया, तो वहीं शोर शराबे के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए वंदे मातरम से जुड़े सियासी अध्याय को सदन के सामने रख दिया था। यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। और सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। तो उसकी
1937 में जवाहरलाल ने इसी तुष्टीकरण के तहत वंदे मातरम के 2 छंद को स्वीकार कर लिया था और एक विचारधारा बनती थी जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया था। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। दरअसल विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक लगातार इस बिल का विरोध करता रहा है। राज्यसभा में बिल पर वोटिंग में शामिल होने से इनकार करते हुए कुछ विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। विपक्ष के विरोध का यही आलम लोकसभा में भी जारी रहा। हालांकि इस बीच ये बिल लोकसभा से भी पास हो गया। कुल मिलाकर इस मानसून सत्र में संसद ने 2 ऐसे अहम विधेयकों को मंजूरी दी जिनका सीधा संबंध देश के भविष्य और राष्ट्र के सम्मान से है। एक तरफ एंटी पेपर लीक कानून के जरिए करोड़ों छात्रों की मेहनत को सुरक्षित करने और परीक्षा माफियाओं पर सख्त शिकंजा कसने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि इन दोनों विधेयकों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट भी देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा टकराहट एंटी पेपर लीक बिल को लेकर देखने को मिली। जहां विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दिया। कानून बन चुका है, लेकिन असली परीक्षा इसे लागू करने का है, क्योंकि प्रावधान बना देना ही काफी नहीं है, उसे जमीन पर लागू करना और निष्पक्ष परीक्षा कराना ये सबसे बड़ी चुनौती है। लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी इसी पे टिकी है। संडे स्पेशल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DDUP। I think the bill is passed.